नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका की जानिब से आज डॉक्टर ताहिरा नूरानी के अफसाना निगारी मजमे की किताब का मंजर आम पर लाई गई। बामकाम डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल अलमीन कंबल पोश इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल बेंगलुरु में इंतखाब किया गया। प्रोग्राम का आगाज हमद मुनीर अहमद जामी नात मुबीन मुनव्वर से शुरू हुआ। मेहमानों का इस्तकबाल मुबीन मुनव्वर ने किया। डॉक्टर मुमताज मेमोरियल हॉल सामीन से पूरा भरा हुआ था। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का तारुफ बहुत अच्छे अंदाज में आबिदुल्ला अत्थर शिमोगी ने करवाया, जिसकी सदारत जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ मुदीर आला रोजनामा पासबान व सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक नायब सदर KPCC की मौजूदगी में खिताब प्रोफेसर मीमनून सईद साबिक सदर शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, इज़हार ख्याल प्रोफेसर सज्जाद हुसैन साबिक सदर शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी, मेहमान खुसूसी मिलनसार अत्थर साबिक उर्दू प्रोग्रामर डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो डॉक्टर अनुपम पोल सदर शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, अब्दुल रहीम लेक्चरर शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, इन तमाम हजरात ने तबसरा किया। अंजुमन तरक्की उर्दू के नायब सदर सैयद अशरफ, अंजुमन के कन्वीनर एजाज अली जौहरी के अलावा फयाज कुरैशी, कर्नाटका उर्दू अकादमी के अरकान मौजूद रहे। डॉक्टर ताहिरा नूरानी का शख्सी खाका इशरतुन्निसा ने और अफसाना निगार खुद अफसाना निगारी पर डॉक्टर ताहिर नूरानी साहिबा ने रोशनी डाली। डॉक्टर ताहिरा नूरानी के अफसाने की अफसाने ख़ानी रजिया सुल्तान ने की। तमीना ताज स्कूल टीचर टुमकुर ने निजामत बहुत अच्छे अंदाज में की। मुनीर अहमद जामी ने शुक्रिया अदा किया। सुनिए इन हजरत की ज़बानी। तुझको दिखाई देती है दरिया का पानी एक दो जायके मगर दरिया का पानी एक है दो जायके मगर हाइल नहीं दीवार कोई इसके दरमियां। खुदा है जहां चाहेंगे हबीबे खुदा को करेंगे कि फुर्सत में माशाल्लाह, आप बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते शरीफ जनाबे मुबीन मुनव्वर साहब से सुन रहे थे। मुबीन हम हैं जहां चाहे पेश की मुबारकबाद कबूल हो। इसके बाद जो है आपके सामने और एक नाते पाक का नजराना लेकर हमारे तज़ीन आ रही हैं, तो मैं इस शेर के साथ आप एक सदी से ज्यादा उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में लगी हुई है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की बुनियाद मुस्तकिल तौर पर 1903 में रखी गई। हालांकि इससे पहले सर सैयद अहमद खान ने इसकी इजाद की, इसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन नाम अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद नहीं था। 1903 में इसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद रखा गया, जिसके पहले सेक्रेटरी मौलाना अल्लामा शिबली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह और उस वक्त के सदर, जैसे पहले सदर अंजुमन के प्रोफेसर आर्नल्ड, थॉमस आर्नल्ड। उसके बाद जो है 1912 में बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक इसके सेक्रेटरी बने। फिर अलग अलग वक्त से सदर सेक्रेटरी बनते गए। आज हिंदुस्तान में इसकी 600 से ज्यादा शाखें, हर रियासत में अंजुमन तरक्की उर्दू है। रियासत के कई अखबार अंजुमन तरक्की उर्दू है। बरसगीर में यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर कोई उर्दू जबान के ताल्लुक से खिदमत करने वाली बड़ी अंजुमन है और देर पाओ देर अंजुमन है
तो वो यही अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद है। यहाँ जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तजदीद लॉ की गई, नए से तश्कील की गई। बड़ी कोशिशों के बाद जो है इस अंजुमन को यहाँ पर मजबूत किया गया और इसकी क़यादत का सहरा जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब के सर बांधा गया। उसके बाद यहाँ पर जम्मू के मशवरों से अंजुमन के कई इजलास हुए, कई महफिलें मुनक़िद हुई, शानदार सेमिनार मुनक़िद हुआ। फिर जो है कई अज़ला में इसकी शाखें खुली हैं, तकरीबन 16-17 अज़ला में इसकी शाखें आज क्या है वो हरकत में है और फिर बाकी अज़ला में शाखें खुलने का अज़्म है। इतने मुख्तसर से कलमात के साथ चंद अमराज़ और मक़ासिद आपको गोश उदार करना चाहूँगा। चंद अमराज़ और मक़ासिद अंजुमन की जो है रियासत में उर्दू ज़बान व अदब की फ़रोग़ के लिए कोशिश रहना, शोरा व उद्मा की हिम्मत अफज़ाई और उनकी तख्लीक़ात को मद्देनज़र पर लाना, प्राइमरी का सेकेंडरी दर्जों तक उर्दू ज़बान तालीम की कोशिश करना, फ़रोग़ देना, कुतुबबीनी को अखबारबीनी, कुतुबबीनी और अखबारबीनी के मराकज़ कायम करना, अदबी महफ़िलों जैसे शेरी और नस्ली महफ़िलों का इनेकाद करना, अहम मौज़ूआत पर ख़ुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम करना, अदब के मुंतखब सहबारों को उर्दू के मुंतखब सहबारों का दीगर ज़बानों में या मकामी ज़बान में तर्जुमा करना और फिर मकामी रियासती ज़बान से उनके जो शहंशाह हैं उनका तर्जुमा उर्दू ज़बान में करवाना, उर्दू ज़बान व अदब की खातिर खिदमत अंजाम देने वालों की और हमारा खामोश हो जाना हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। इस मजबूरी को मैंने अफसाना आवाज में पेश किया है। एक लड़की अपने माँ बाप के बहुत करीब होती है, वो अपनी यादों की सबील टूटने नहीं देना चाहती। जब वो सबील टूटती है तो उसका दर्द ज़ेरे बयान नहीं लाया जा सकता। अफसाना एहसास की सलेब में इन्हीं टूटती कदरों का दर्द मैंने बयान किया है। एक औरत अपने शौहर के लिए सब कुछ थी मगर बीवी नहीं, और शौहर भी इस बीवी के लिए सब कुछ था मगर शौहर नहीं। कुदरत ने ऐसे लम्हे अता किए कि वो मर्द शौहर बन गया और औरत बीवी, मगर वो लम्हे जिंदगी की कुर्बानी ले गए। यही दास्तान अफसाना तर्ज़े हयात में बयान की है। मैंने अपने अफसानों में जो किया और जो कुछ सिखाया इसे बयान करने का मौका मिला तो कहानी से बेहतर और क्या हो सकता था। ये कहानी मेरे जज्बात व एहसासात को बयान करने का सहारा बन गई। कहानियां पढ़ लेना जिंदगी को समझने के लिए राहें हमवार कर लेना था और हाल को समझने के लिए इस मुताये ने मदद की और हाल को पेश करने के लिए अदब तबसरा किया है। इन अफसानों पर आज जो एक किताब की शक्ल में तर्ज़े तगाफुल मंज़र आम पर शाया हो चुकी है। इन अफसानों पर अदब की आला शख्सियतें मौजूद हैं जो अपने ख्यालात को इज़हार करेंगे। मैं अपनी जानिब से शोएब उर्दू कानून यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा व तलबात की जानिब से डॉक्टर ताहिरा नूरानी को मुबारकबाद के पेश करते हुए एक शेर के साथ अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। पंख ही नहीं आसमानों के लिए, पंख ही नहीं आसमानों में उड़ने के लिए, हौसला भी चाहिए उड़ानों के लिए। उल्लू बनाया, वो सब कुछ समझ गई, उसके लबों में मुस्कुराहट खिलने लगी। वो दौड़ी दौड़ी बरामदे में गई जहाँ आरिफ भैया बड़े से बर्तनों में पानी उबाल रहे थे और हरी हरी पत्तियां उसमें डाल रहे थे। रोशनी को चूल्हे के करीब आता देखकर लिपक कर उसे गोद में उठा लिया और गले से चिंता कर रोने लगे। एक लम्हे के लिए वो भूल गई कि क्या करने आई थी। उसे तो मामू आगे बढ़े और रोशनी को गोद में उठाकर बाहर ले आए, मामी के हवाले कर दिया और मामी ने मामा से कहा कि आप बाहर का समय छोड़कर जा रहे हैं, आप उन्हें रोक लो बड़ी मामी, आप उन्हें रोक लो। जी बेटा, हम बाबा को रोक लेंगे, आप फिक्र न कीजिए। मामी झूठे दिलासे देकर रोशनी को बदलाने लगी। बड़ी मामी, आप रोक लेंगे बाबा को,
में थी और वो अपनी मुट्ठी हिलाते हुए रोशनी के धक्के दिए जा रही थी। सुबह से दौड़ भाग की थकन थी या फिर शायद गिरियागिरी अपनी सांस तक अमल करती है। वो जज्बात के तूफान में मगलूब नहीं होती, उसकी शख्सियत अटल और अटूट हो जाती है। इस अफसाने में माजी करीब और माजी वहीद के हर उम्र और हर सदे के किरदारों में जगह पाई गई। हर किरदार अफसाने की खूबसूरती में अपना हुस्न आसान तरीके से अदा कर रहा है। अफसाना लम्हों ने खता की के जरिए नौजवानों और तालीम याफ्ता नस्ल को पैगाम है कि जिंदगी के रास्ते जज्बात से नहीं बल्कि होशमंदी से तय किए जाए, वरना हयात आगे बढ़ते हुए सब कुछ बदल देती है। इस अफसाने में घर के बड़ों की बेबसी, नादान और जज्बात रुझान तफरीक के गलत फैसले, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत मिजाज की हामिल डॉक्टर अनुपमा पाल, सदर शोबे उर्दू बैंगलोर, यूनिवर्सिटी बैंगलोर, उनकी निगरानी में तलबा सेमिनार और मुकाले पढ़ते हैं और अदबी हलकों में मौजूफा का बड़ा चर्चा है। मोहतरमा डॉक्टर अनुपमा। तमाम ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं भी इख्तिसार के साथ बात रखूंगी अपनी बात। ताहिरा नूरानी के अफसाना निगारी और फिक्शन के ताल्लुक से उनके उस्ताद प्रोफेसर खालिद सईद ने कुछ राय दी थी, तो मैं यहाँ पर पेश कर रही हूँ। और कहानी के बयान में ताहिरा नूरानी ने भरपूर सलाहियत रखी है। उनके अफसानों की यही खूबी कारी को उनका मर्दा बना देती है। मुझे उनमें मुस्तकबिल की बेहतरीन अफसाना निगार नजर आती है। उनको आज प्रोफेसर खालिद सईद की ये बात सच साबित हो रही है। हम सब नूरानी साहिबा की इन्हीं खूबियों के मर्दा बन रहे हैं। मजमूए में शामिल तमाम अफसानों को पढ़ने के बाद एक शहर में गिरफ्तार थी। ये अफसाने जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों का मिलता है और इन रंगों में वे उलझी रही थी तो मेरी नजर हर पे आवाज पर पड़ी। यहाँ इन्होंने अल्लामा इकबाल की एक नस्ल जिब्रे में 20 के 2 मिसरों को शामिल किया है। हमदम दरीना कैसा है जहां ने रंग को सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तजू को आरज़ू। आगे लिखती है कि अल्लामा इकबाल ने इस शेर में गजल तागन तमाम दास्तानों की महरिक को पेश किया है। सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तजू वो आरज़ू ही तो हर कहानी का महवर है। इस मजमूए में मैंने चंद दर्द और गम व आरज़ू को इकट्ठा किया है। ऐसे दर्द जो रूह में हल्की सी दरारें डालते हैं और ऐसी चंद जुस्तजू जो जिंदगी को हौसला बख्शती है। तवील जिंदगी के नामुमकिन तजुर्बे की बिना पर जुस्तजू की मंजिल पाने के दौरान टूटने वाली आवाजें इन अफसानों की तकलीफ का महवर है। तो इंतजार के साथ फिर मैं थर्ड पैराग्राफ में जा रही हूँ। अफसाना लम्हों ने खता की, मैं जज्बात और एहसासात का बयान अपने महराज को पहुंचा हुआ है। ये हमारी 2 नस्लों के लिए अजाब बनकर आया है। बदलती हुई तहजीब में नई नस्ल अपना वक़ार भूल गई है। इनमें कुर्बानियों का एहसास खत्म हो चुका है। इसकी मिसाल बजिया और कामिल दोनों है। अफसाने में बतौर औरत बजिया एक बार फिर कामिल की महबूबा बनना चाहती थी, मगर जो जिस जिंदगी के बोझ तले ढल गया वो अब महबूबा बनने के लायक नहीं रहा और इसकी जुस्तजू लाहासिल थी और एक लाहासिल जुस्तजू का सफर बजिया को ले डूबा। हमारी नस्ल का ये बड़ा अलमिया है और अफसाना निगार ने बड़ी चाबुकसी से इसे बयान किया है। बजिया ने इश्क की सब हदें पार कर ली और इसकी मोहब्बत बेगर्ज थी और आखिरी लम्हात तक कामिल के जाज़िबे नजर बनना चाहती थी। अफसाना निगार ने बेदरी मोहब्बत को इन मकालों के जरिए पेश किया है। वो मेरी बेगर्ज मोहब्बत का सिला है। उस इंसान ने आज तक किसी से सच्ची मोहब्बत की ही नहीं। वो एक लंबी सांस लेकर फिर कहने लगी, मैं तो बस इसकी मोहब्बत बनकर रहना चाहती हूँ। ये मेरी हसरत की कामयाबी नहीं, इस हालात की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इन मकानों से अंदाजा हो जाता है कि अब बजिया शऊर की आला दर्जे पर फायज हो चुकी है। अब किसी मजीद किसी दर्ज की जरूरत है। इसी तरह से अफसाना गाड़ी बुला रही है, नफ्सियाती अमल का बेहतरीन मुजाहरा करता है। इस अफसाने का मरकजी किरदार गज्जू जिंदगी भर अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देता रहा, मगर इसका सिला नहीं मिल पाता।
शहर कितने ही बड़े क्यों न हो, इंसान की अदना सी ख्वाहिश पूरी करने की सब्र नहीं पैदा कर सकते। आखिरकार वो इंसान की हिम्मत खत्म होकर रह जाती है। गज्जू की ये दास्तान आज के इंसान का दर्द बयान करती है और इस दर्दमंदी के एहसास को अफसाना निगार में बड़ी हुई से यूं पेश किया है। यहाँ कुछ चले या न चले, जिंदगी की गाड़ी तो चलती रहती है, वो किसी के लिए न रुकी है न रुकेगी, और जिंदगी के रास्ते जैसे भी हो सफर कट ही जाता है। गज्जू की जिंदगी भी कटती रही। उसने जिंदगी के उड़े हुए रास्तों का सफर तय करते हुए शहर में 10 साल गुजार दिए। अफसाना गाड़ी बुला रही है, वे जग्गू जी परेशानियों का हल तलाश करते हुए बेबस शंकर मामा के पास आया। उस वक्त शंकर मामा ने मदद करने के लिए आमदा नहीं था और गज्जू दुहाई देते रहा, माफ कीजिए, दुहाई देते थक चुका था। ऐसे में गज्जू की बेटी मुनिया का रोना और गज्जू का दिमाग पर हथौड़े बरसने का अमल और फिर गज्जू का अपनी बेटी को मारना एक नफ्सियाती अमल है। ऐसा अमल जो इंसान को ऐसा कुछ करने पर मजबूर करता है जो करना नहीं चाहता। और फिर मुनिया की बढ़ती हुई मार से शंकर मामा का फैसला भी बदल जाना इंसानी अमल है। और फिर शंकर मामा का ये कहना, औरत जात पर हाथ उठाने से कुछ न होगा गज्जू, सब कुछ तारज करके आ ही गया है तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। ताहिरा नूरानी साहिबा की अफसाना निगारी के बारे में प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन ने बड़ी अच्छी राय की है, जिसे मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और एक कामयाब कहानी उसी वक्त मानी जाती है जब वो कारी को भी मुतासिर करे। मैं समझता हूँ कि आपकी कहानी ज़बान और बयान के एतबार से भी रवानी और तसल्सल के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। खुशी इस बात की है कि आप अपने अंदर छुपे फनकार को बाहर लाना चाहती हैं और दुनिया को बावर करना चाहती हैं कि कर्नाटक की सरजमीन फिक्शन के हवाले से बांझ नहीं हुई। जोर कलम और ज्यादा एक तर्ज तकफ़ुल में शामिल कहानियां जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का इहाता करती हैं। उन कहानियों में मोहब्बत, जुदाई, खुशी, गम, नाकामी, दीगर इंसानी जज्बात का इंतहाई खूबसूरत अंदाज पेश किया गया है। मुसन्निफा ने हर कहानी में मुख्तलिफ किरदार को निहायत महारत से तख्लीक किया है जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती हैं। कहानियों का तनु और इनकी हकीकत पसंदी इस किताब को उर्दू अदब में मुनफ़रिद मुकाम अदा करती है। मैं फिर से ताहिरा नूरानी की अपनी एक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ, क्योंकि साहिबा जो डिपार्टमेंट में जब उनके साथ बैठती हुए रिश्ते के साथ साथ मेरा उनका एक अपनापन भी है, एक दोस्ती भी है और एक करीब से उनको जानने का मौका मिला है, पढ़ने का भी मौका मिला। जब पढ़ा तो उन्होंने मोहतरमा की एक अच्छा मौका इनायत फरमाया और उनकी मदद की और आज इतने बड़े आला पैमाने पर जो है इस किताब का रस्म इजरा हो रहा है, तो आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये दोनों ज्यादा फाल हैं, जबकि ताहिरा नूरानी और फरजाना फराह ताजा वालिदाने चमन की हैसियत तो रखती हैं, लेकिन इन फनकारों ने ताहिरा नूरानी अपने अफसानों के तय बहुत ही चुस्त, ताजादम, मुतहर्रिक और मुस्तैद नजर आती हैं। बल्कि ये कहूँ तो बेजाना होगा कि कलम बर्दाश्त का लिखने वालों में आपका शुमार होता है। जब कभी भी मैंने उन्हें देखा वो कागज और कलम के साथ मसरूफ नजर आई। उनकी इस मसरूफियत को देखकर मेरे ज़हन में ये शेर उभर आया, कभी आंखें किताब में गुम है, कभी आंखें कुछ किताब में गुम है, कभी गुम है किताब आंखों में। इस तरह से ये बात उनके लिए कही जा सकती है कि आपकी कहानियां कौमी सतह के रसायल और जरायद में शाया हो चुकी हैं। खुद ताहिरा नूरानी का कहना है कि उन्होंने 20 साल कबल कहानियां लिखने की शुरुआत की थी। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ताहिरा नूरानी साहिबा अपने जामियाती सतह की तालीम के दौरान कहानियां लिखने का आगाज किया होगा। उनका ये मानना है कि उनकी इस कहानियों के मजमूए के पहले कारी खुद उनके शरीक हयात इमरान अहमद हैं, और ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि उनका पहला अफसाना फैसला जो उन्हीं की जिंदगी से इबारत है। ये और बात है कि ये अफसाना उनके इस मजमूए में शामिल नहीं है। बकौल ताहिरा नूरानी ये सुए इत्तेफाक है कि मेरा पहला अफसाना फैसला उन्हीं की जिंदगी से इबारत है,
بدقسمتی سے وہ افسانہ زمانے کی نظر ہو گیا. ابھی تلاش جاری ہے, مل جائے تو اگلے مجموعے میں شامل کروں گی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلی اولاد کی جو پہلی اور والدین کی جو پہلی اولاد ہوتی ہے اور شاعر یا ادیب یا فنکار کی جو پہلی تخلیق ہوتی ہے اس کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں, لیکن ان کی فراغ بھی دیکھی کہ انہوں نے زمانے میں. طاہرہ نورانی بڑی خوش نصیب ہے کہ انہیں ایک طرف یوسف عارفی جیسے خطابر فنکار کی حوصلہ افزائی سے کہانی کہنے کا ذوق پروان چڑھا, اور دوسری طرف میمون سعید اور خالد سعید کی سرپرستی سے ان کی کہانیوں میں نکھار آیا. طاہرہ کی جرأت رندانہ دیکھیے کہ انہوں نے نہ صرف مشہور زمانہ نقاد و ادیب شمس الرحمان کے افسانوں کا تجزیہ پیش کیا, بلکہ سید محمد اشرف اور میمون سعید جیسی بلند پایا فنکاروں کے افسانوں پر قلم اٹھا کر اپنے ادبی ذوق اور تنقیدی بصیرت کا ثبوت بھی پیش کیا. طاہرہ نورانی ایک سنجیدہ ہے, ان کا مطالعہ وسیع ہے. زبان و ادب پر ان کی نظر جتنی گہری ہے اتنی ہی گہری نظر وہ انسانی نفسیات اور تاریخ پر بھی رکھتی ہے. اس مجموعے میں کل 18 کہانیاں شامل ہیں. بعض کہانیاں طویل ہیں اور بعض مختصر کہانیوں میں آواز, منزل, دوغلاپن, احساس کی سلے, خلش, نئی روشنی اور کہانی ایک روپیے کی شامل ہے. باقی سب قدرے طویل ہیں. ان کہانیوں کا تانا بانا ہمارے ہی سماج اور ہمارے ہی ارد گرد پیش ہونے والے واقعات, حادثات اور تجربات نیز آپ کے اور ہمارے جذبات و مشاہدات اور انسانی نفسیات کی بھول بھلائیوں سے بنا گیا ہے. ان کہانیوں میں نہ تو کوئی فلسفہ بیان ہوا ہے اور نہ ہی بند و نزا کے دفتر کھولے گئے ہیں. البتہ فنکار نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو تخیل اور فن کی بھٹی میں سے ملنے کی اجازت نہیں دی ہوتی. کاش میری بچی اس سے ملنے کی ضد نہ کرتی, کاش کہ میری بچی اس سے ملی نہ ہوتی. ماں کی آہیں کمرے میں سر کھودتی رہ گئی. طاہرہ نورانی کو کہانی کہنے کا ہنر آتا ہے. وہ کہانی کہنے کے لیے نہ ہی پس منظر تیار کرتی ہیں اور نہ تنقید کو ضروری سمجھتی ہیں. افسانہ اچانک شروع ہوتا ہے اور خالی کو اپنی زد میں بہا لے جاتا ہے. طاہرہ نورانی کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے. ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی روانی ہے. ان کی تحریر میں الفاظ اور جملے اس قدر پیوست, گتھے ہوئے اور مربوط ہوتے ہیں کہ تسلسل کا تار کہیں ٹوٹتا دکھائی نہیں دیتا. وہ اپنے خیال کی مرکزیت سے کبھی ہٹتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. طاہرہ کے اسلوب کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں کسی واقعہ یا صورتحال کی ایسی تصویر کھینچ دیتی ہیں کہ وہ ایک زندہ حصی پیکر بن جاتی ہے. یہ مثال دیکھیے کہ یوسف بیٹا کہیں دور گہرائیوں سے ابو کی آواز میری سماج سے ٹکرائی, مجھے جینے کی ہلکی سی کرن نظر آئی, مجھے لگا کہ ابو میرا ہاتھ تھامے گہرے پانی سے نکال ساحل پر لے آئے, میں جاگ اٹھا, میرا جسم پسینے سے شراب. بنگلور میں انجمن ترقی اردو کی تجدید کے بعد خاصا انقلاب پیدا کر دیا ہے. اس شہر میں ادبی جلسے کافی تعداد میں ہوا کرتے تھے, لیکن گزشتہ ایک دہے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر انجمنیں دم توڑ گئی ہیں اور ایک بہت بڑا خلاصہ پیدا ہو گیا تھا کہ ادبی جلسے کہاں کیے جائیں, کیسے کیے جائیں. کوئی ادیبوں کا, شعراء کا کوئی سامعال نہیں ہے. انجمن کی تجدید کے بعد ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ادبی جلسوں کو میسر آیا ہے اور اس پلیٹ فارم سے نہ صرف یہ کہ اہل اردو کے ٹوٹے ہوئے اعتماد بحال ہوا ہے, بلکہ اسے زبردست استحکام بھی نصیب ہوا ہے. عبید اللہ شریف صاحب کی اور ان سے ان کے رفقا کی بہت ساری دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں. بہت بڑی سماجی شخصیت ہے, سیاست پہ بھی ان کا بہت دخل ہے. اس کے باوجود انہوں نے جس توجہ کے ساتھ
ادبی معاملات کو وقت دیا ہے. ایک غیر معمولی خدمت ہے آپ کی، جس کے لیے ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سانسیں تو گھٹی ہوئی تھیں، اب ان کو کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع مل گیا ہے. اس کے لیے خاص طور پر انجمن کا اور خاص طور پر ان کے صدر کا شکر گزار ہوں. میں اپنی بات ایک چھوٹی سی سعدی شیرازی کی حکایت سے شروع کرنا چاہوں گا. سعدی نے اپنی حکایت میں کہا ہے، ایک بادشاہ نے ایک بہت ہی عالم فاضل استاد کو بلایا اور کہا کہ میں اپنا بیٹا کو سفر کر رہا ہوں، آپ اس کی اسی طرح تربیت کیجیے گا جیسا آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت شروع بھی 1 سال کا عرصہ گزر گیا. استاد نے بڑی محنت کی، لیکن شہزادہ کوڑے کا کوڑا ہی رہا. بادشاہ نے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو تو تم نے علامہ بنا دیا اور میرے بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیے. تو اس نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور، تربیت تو سب کے لیے ایک ہی تھی، لیکن اثر تربیت کے مطابق ہوتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے نہ طالب علم نکل جاتے، لیکن کوئی ایسا جوہر قابل نکل آتا ہے جیسے طاہرہ نورانی. لیکن طاہرہ جیسا جوہر جو ہے یہ بڑی مشکل سے برآمد ہوتا ہے، اور جب یہ برآمد ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ساری زندگی کا اگر کچھ حاصل تھا تو یہی حاصل ہے. کیونکہ جب تک آپ کی محنت کا صلہ سامنے نہ آئے، صلہ نہ ملے، تب تک ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. کیا ہو اس کا کچھ ثبوت بھی ہونا چاہیے. طاہرہ ہماری شادی پہ رہ چکی ہیں، اور طالب علمی کے زمانے سے ہی میں نے ہمیں کافی جوش، جذبہ اور کچھ کر دکھانے کی کا ایک جذبہ مل کر میں نے پایا. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جذبہ جو ہے آج تک سلامت ہے. ایسا نہیں کہ ایک منزل مل گئی تو ان کی طاہرہ کے ساتھ اکثر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جس منزل کو پا لیا تو منزل پر وہ ٹھہر نہیں گئی، اس کو پڑاؤ سمجھا اور اگلی منزل کی جستجو میں گئی. پھر اگلی منزل ملی تو اس کو بھی پڑاؤ سمجھا، پھر اس سے آگے کی منزل پر نکل. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ انہوں نے طالب علم کے زمانے کے بعد کرناٹک میں اردو تدریس کے اردو تعلیم و تدریس کے موضوع پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے PhD کی، اور اسی دوران انہوں نے افسانے بھی لکھنے شروع کیے، تنقید لکھنی شروع کی. یہ کوئی معمولی تحصیل نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ ابھی ان کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ہی منزل ہے، ان کی منزل ہی نہیں ہے. ہر قدم جو ہوتا ہے ایک نئی منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے. مجھے خواب میں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ وہ افسانہ نگار بھی ہیں. میں نے ان کو محبت کی نظر سے دیکھا، انہوں نے میرے افسانوں کا تجزیہ بھی بڑی محبت سے کیا ہے، ایک تنقید نگار کی حیثیت سے دیکھا. لیکن پہلا افسانہ تو وہ پتہ نہیں کیوں کی حقیقت چھپائے ہوئے تھی. پہلا افسانہ جو کا دیکھا میری سالات میں جو ابھی ہمارے رضیہ صاحب نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے، بچی کا قصہ ہے. مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کرناٹک میں ایسے افسانہ نگار بھی ہے جو فن کے اسرار و رموز کو سمجھتی ہے. افسانہ کیا ہے، کیسے لکھنا چاہیے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کو کیسے برتنا چاہیے، یہ تمام اسرار اور رموز اس میں دکھائی. تو میں چونک گیا پہلی بار. پھر
अंदाजा हुआ कि उन्होंने जब डिपार्टमेंट की जैसा उन्होंने बताया है, सैयद अशरफ के अफसानों पर उन्होंने मकाला लिखा था, डाक से उछले थे, फिर वो हैदराबाद गए तो उनके अफसानों को मौजूद बनाया उन्होंने। तो मतलब है कि उनकी ये जो तहसील आज हम कुछ इस मंजिल पर देख रहे हैं अफसाने निगाह के से, इसमें 20 साल की मेहनत शामिल है। तो अफसाना निगाह यूं ही रातों रात बन नहीं जाती, इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी रियासत और गहरे मुताले की और एक नजर की जरूरत होगी। सब कुछ हो मगर आपके पास नजर ना हो तो फिर अफसाना निगाह नहीं बन सकती। ये चीज मैंने ताहिरा में महसूस की। इस वक्त मैं काफी कुछ अफसानों के बारे में सारे ख्याल हो चुका है। मैं नहीं समझता कि जो कुछ भी कहा जा चुका है वो इज्तिमा को इजाफा कर सकूंगा, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी तरफ निरंतर अहमद ने भी इशारा किया है, सूझबूझ से काम लेकर अपनी जिद और जाविद रवैये में लचक पैदा करके नया आगाज करते हैं। आमतौर पर हम अपनी जिद को अना का मसला बना लेते हैं और अपनी मर्जी से कमाई का रास्ता चुन लेते हैं। तो इसीलिए आपको अफसाने पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी अहद हाजिर की जो जिंदगी है उसको इस कदर उसमें खोल कर बयान किया गया है कि हम कई बार जो गलत फैसले कर सकते हैं उन फैसलों से हम बच जाएंगे। और ये है कि दूसरी बात ये है कि जैसा निरंतर अहमद ने भी कहा कि इनके अफसानों का बुनियादी महवर रिश्ते हैं, इंसानी रिश्ते। इंसानी रिश्तों की हुर्मत सबसे बड़ी हुर्मत है। हम इंसानी रिश्तों को समझ लें तो हमारी जिंदगी के बहुत से मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे, लेकिन हम रिश्तों को समझे बगैर अपनी मैं कितना आप अपने बारे में सोचें। आप जब तक अपने बारे में के बारे में सोचकर वो के बारे में सोचें, आपके बारे में सोचें, तो कई मसले के बहुत हल हो जाएंगे। ये सारा पैगाम ताहिरा नूरानी ने कहीं अपने नसीहत में और वाज में नहीं बयान किया है, कहानी में बयान कर दिया है। और अगर आप ये कहानियां पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मेरी जबान से निकल गया कोई यहाँ पर खवातीन बहुत ज्यादा है, बहुत खुशी की बात है। तो और चूंकि आप ही घर संभालती भी है तो आपके लिए मैं अपनी बात यही खाना खा रहे थे, वो खाना देखकर मुझे अजीब सा लगा। बासी खाना है, बच्चे उसमें भी बच्चे आते ही कहते हैं कि साथ रोटी खाएंगे। मैं लेके खा भी गया, ज्यादातर मेरे को बच्चे। फिर हमने सोचा कि नहीं, जब जल्द से ये स्कूल जो है एडेड होनी चाहिए, एडेड हो गई इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है वहां पे हुकूमत की तरफ से जो खाने का इंतजाम होता है वो भी हो जाएगा। यहाँ इस स्कूल में है, इंतजाम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ आज एक नहीं, हर घर में एक ताहिर नूरानी होनी चाहिए। एक आज वो तालीम याफ्ता है, फखर से कहती है कि मैं जो है मीर नूर सईद साहब की शागिर्दा हूँ, मैं अकबर साहब उनके भी शागिर्दा हैं। उनसे हमें इज्जत मिली। अरे नहीं, ये आपका बड़पन है। तो आइंदा चलकर हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनके भी शागिर्दा कई हैं नूरानी के। हाँ, काफी बैठे हुए हैं, सवेरे से जो है काफी हमारे इस इजलास के लिए हमारा हाथ बटा रहे हैं। अमरीन है। अच्छा, हमारे स्कूल में जो हेडमिस है अभी प्राइमरी स्कूल में डीजे अली की, वो भी आपकी शागिर्दानी में पंजाबी मालूम, वो भी कोलार की है। कोलार जो है बैंगलोर में काफी डोमिनेट किया है। आपकी किताब का हिस्सा है, काफी लोग कोलार के आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हमारे इफ्तिखार शरीफ के आए हुए थे।
हाँ? और माशाल्लाह कुरान है यहाँ पे, हाजिरी है कुरान। मसूद फजल साहब, नहीं, वो मसूद किसी फजल पर आए। तो मुझे न्याय खुशी है, मैं काफी देर से म्यूनन सिंह साहब कह रहे थे कि 3:30 से, लेकिन कुछ तो जो है 2:30 बजे आ गए थे। काफी देर से आप लोग यहाँ आए हुए हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत ताहिरा नूरानी साहिबा से और उर्दू से मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हाईटी हो गई है आपकी। हम चाहते थे कि ये बाद में हो, लेकिन बाद में होता तो ये मुश्किल था, तो हो गया। और मैं ताहिरा नूरानी को दोबारा जो है मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से, अल्लाह ताला और आपसे काम ले उर्दू अदब में। ये कोई ना कोई आ जाएगा। जो मुझसे पहले भी कई लोग थे कि हमारे म्यूनन सिंह साहब मेरे ताल्लुक से कहे थे, मैं अपने आप को एक उर्दू का सिपाही समझता हूँ, उर्दू की खिदमत करना चाहता हूँ। एक ही है मुझे कि जब रोजनामा पासवान में खरीदा और एक इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का कांग्रेस से 96 में, इलेक्शन के वक्त मैंने एक प्रॉपर्टी बेचने का मौका बेचना की जरूरत पड़ी। पासवान पेपर चलाने के लिए 3 प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत है। ये जो है उर्दू जबान की खिदमत करना या अखबार निकालना, किताब लिखना, एक दीवानापन, एक जुनून है। आज ये जुनून, ये मोहब्बत ही जो है उर्दू जबान को जिंदा रखी है इस मुल्क में। हम सबका यह फर्ज है कि हम इस जबान को जिंदा रखें। हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से जो है एक 5 मेंबर्स की एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई है, जो कर्नाटक में उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स और एडेड स्कूल्स के ताल्लुक से एक जायजा लेकर एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, मुकम्मल हो गई है। आज भी वो लोग बैठे हैं, जिसकी सदारत रजदुल्ला बेग साहब कर रहे हैं, जिसमें जो है आदमी सलीम साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं, मीर अली अहमद हैं और जमील खालिद साहब हैं। इन हजरात ने मिलकर सईद साहब 1 रुपया उन्होंने हमारे से नहीं लिया, अपने साथ ही पैसे से सारा कर्नाटक टूर किया। रिपोर्ट तैयार करने के लिए है 3-4 दिन जो है वो केरला में जाकर बैठ के रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं और उसको फाइनल शेप दे रहे हैं। वो रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो है हम उसको हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल्स को, खासकर गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स को किस तरीके से जो है आगे लाया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि आज तादाद उर्दू स्कूल्स में जो है यूनिवर्सिटी में भी ले लीजिए, स्कूलों में भी ले लीजिए, कॉलेजेस में भी ले लीजिए, एनरोलमेंट कम होते जा रहे हैं। माँ बाप यही समझते हैं कि उर्दू पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ये सोच हमारी बदलनी चाहिए। जो उर्दू से दूर हो रहे हैं वो मजहब से दूर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा मजहबी असासा उर्दू जबान में। आज हम मम्मी डैडी पे आ गए हैं, माँ बाप को भूल गए। घरों में जो है, कई घरों में देखा है कि उनको अंग्रेजी में बच्चों से बात करना और बच्चों को माँ बाप से अंग्रेजी में बात करने का एक शौक सा पैदा हो गया है। मेरे घर में मेरे 5 पोतियां हैं, एक नवासी है, एक नवासा है, सब दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी अंग्रेजी में बात नहीं करेगा घर में, और अरबी पढ़ रहे हैं, अरबी के साथ हम मैं उनको जो है जब से अंजुमन तरक्की उर्दू का सदर बना कहा कि उर्दू पढ़ो, वरना मैं दूसरों को ये नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए। आज हालात बहुत नाजुक हैं। वो गवर्नमेंट उर्दू टीचर्स हैं, वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में नहीं भेजते। ये टीचर से मैंने पूछा तो उन्होंने बहुत सही कहा कि आप पहले इस स्कूल की हालत बदलिए उर्दू स्कूलों में। आज कई मैंने एक स्टडी में देखा
کہ ہر سال جو ہے تقریباً 10 لاکھ مسلمان بچے پاہری سے